फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को कि दहेज क्या होता है, दहेज क्या होता है और क्या है इस पर भारत का कानून, यानी इस पर क्या है कि गवर्नमेंट का क्या आखिर कानून है, ठीक है ना। इंडिया का लॉ क्या है किस पर, तो दोस्तों ये दहेज पर, ठीक है ना। तो दहेज क्या होता है और क्या इसका कानून है, ठीक है। तो इस चीज पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, शादी के समय यानी शादी के समय पिता की ओर से अपनी बेटी को दिए जाने वाली सामग्री को दहेज माना जाता है। दहेज की व्यवस्था प्राचीन भारत से ही चली आ रही है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे भाग में दहेज जैसी व्यवस्था चलती रही है। सभी जगह इसका नाम अलग अलग हो सकता है, पर यह व्यवस्था सभी समाजों में देखने को मिलती है। किसी समय दहेज का अर्थ इतना विभत्स और क्रूर नहीं था जितना आज के समय में है। दहेज पिता की ओर से बेटी को दी जाने वाली ऐसी संपत्ति है जिस पर बेटी का अधिकार होता है, ठीक है। दहेज पिता की ओर से बेटी को दी जाने वाली ऐसी संपत्ति है जिस पर बेटी का अधिकार होता है। वह एक प्रकार से उस लड़की का स्त्री धन होता है। अब पिता अपनी बेटी को ऐसी संपत्ति अपनी स्वयं की इच्छा से देता था और अपनी हैसियत के मुताबिक देता था, ठीक है। सभी धर्मों ने भी ऐसा स्त्री धन पिता की ओर से बेटी को दिए जाने पर बल दिया है। हिंदू शास्त्रों में भी ऐसा स्त्री धन दिए जाने की व्यवस्था है और इस्लाम धर्म में भी पैगंबर साहब ने अपनी बेटियों को दहेज में कुछ बर्तन दिए थे, ठीक है। इस्लाम धर्म में भी पैगंबर साहब ने अपने बेटियों को दहेज में कुछ बर्तन दिए थे। समय के साथ परिस्थितियां बदलती चली गई, दहेज के अर्थ भी बदल गए। दहेज एक विभत्स और क्रूर व्यवस्था बनकर रह गया जो महिलाओं के लिए एक अजगर के रूप में सामने आया। दहेज की मांग लड़का पक्ष की ओर से की जाने लगी। लड़के के माता पिता शादी करने की शर्त दहेज के आधार पर तय करने लगे, ठीक है। दहेज के आधार पर क्या करने लगे, शादी तय करने लगे। अब समझिएगा क्या है। देखिए ये दहेज है ना, दहेज बहुत दिन पहले से ही दिया जा रहा है, ठीक है ना। शादी के समय पिता की ओर से अपनी बेटी को दिए जाने वाले सामग्री को दहेज माना जाता है, ठीक है। और दहेज की व्यवस्था प्राचीन भारत से ही चली आ रही है, मतलब पहले से ही चली आ रही है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के ऐसा कोई देश है जहां दहेज की व्यवस्था है, ठीक है ना। दहेज चलती रही है, बाकी सभी जगह दहेज का नाम क्या क्या है कि अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आज के समय में दहेज इतना क्रूर बन गया है कि जितना पहले के समय में नहीं था। दहेज क्या है, दहेज है कि पिता की ओर से बेटी को दी जाने वाली ऐसी संपत्ति, दहेज मतलब पिता की ओर से जो संपत्ति दिया जाता है वो है जो कि बेटी को भी भैया अधिकार होता है उस पर, ठीक है। तो वह एक प्रकार से उस लड़की का स्त्री धन होता है, ठीक है। पिता अपनी बेटी की ऐसी संपत्ति, मतलब पिता जो पहले थे तो क्या होता था कि अपने हैसियत के अनुसार और अपने इच्छा के अनुसार क्या देते थे कि लड़की को दहेज देते थे, ठीक। जो भी चीज देते थे वह दहेज में के रूप में माना जाना था। लेकिन अब समझिएगा, सभी धर्मों में ऐसा नहीं है कि हिंदू में है केवल, नहीं, सभी धर्मों में है, ठीक है। सभी धर्मों ने भी ऐसा स्त्री धन पिता की ओर से बेटी को दिए जाने पर बल दिया है। हिंदू शास्त्रों में भी ऐसा स्त्री धन दिए जाने की व्यवस्था है और इस्लाम धर्म में भी पैगंबर साहब अपने बेटियों को दहेज में कुछ बर्तन दिए थे, ठीक है। समय के साथ क्या हुआ कि दिने पर दिन परिस्थिति बदलती चली गई, ठीक है ना। दहेज के भी अर्थ बदल गए भैया। दहेज एक क्रूर बनकर रह गया, क्रूर व्यवस्था क्या हुआ कि बनकर रह गया, समझिएगा। अब देखिए, अब समझिएगा कि महिलाओं के लिए ये क्या हो गया कि अजगर के रूप में सामने आया, जो है ये अजगर की तरह हो गया है।
आज के डेट में क्या हो गया कि दहेज की मांग और लड़का पक्ष से किया जा रहा है, ठीक है। पहले क्या था कि दहेज जो दिया जाता था वो जो लड़की के पिता थे वो अपने इच्छा अनुसार और हैसियत के मुताबिक दहेज देते थे। लेकिन अब ये क्या हो गया कि दहेज की मांग जो है, दहेज की मांग लड़के पक्ष से ही की जाने लगी है, ठीक है ना। लड़के के माता पिता शादी करने की शर्त दहेज के आधार पर तय कर रहे हैं। ये हकीकत है दोस्त कि आज के डेट में क्या रहा कि जब शादी विवाह हो रहा है किसी लड़का लड़की को, तो पहले क्या हो रहा है ना कि पहले ये नहीं देखा जा रहा कि आप मतलब लड़की कितने पढ़ी लिखी है कि लड़का कितना पढ़ा लड़के, ये एक फॉर्मेलिटी है, आदमी पूछ रहे हैं। लेकिन जो भी शादी तय हो रहा है, जो भी मैरिज तय हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है कि मतलब पैसे के ही बल पर हो रहा है, यानी दहेज के आधार पर हो रहा है। मतलब एक एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपका सब कुछ तय हो गया, यानी सब कुछ ठीक है, मतलब लड़की भी ठीक है, लड़का भी ठीक है, और शादी का मतलब बात आगे बढ़ गया। और आपका क्या हुआ ना कि बेटी यहाँ जो है, बेटी पक्ष का जो आदमी है वो अगर सकार लिया कि हाँ हम देंगे इतना, और वो क्या करता है कि बाद में अगर कहता है कि हम नहीं देंगे, तो जो लड़का पक्ष के आदमी होते हैं ना, सब किया हुआ मतलब पसंद है, लेकिन पैसा के चलते क्या करते हैं कि उस लड़की से शादी नहीं करते हैं। ये हकीकत है आज के समय में। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लड़के के परिवार की ओर से लड़की की परिवार से संपत्ति मांगे जाने लगी है। सही बात है। ऐसी संपत्ति सोना चांदी रुपया जमीन मकान में मांगी जाने लगी है। मतलब अब जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि भैया लड़की से लड़का की पक्ष के आदमी मांग रहे हैं, लड़की पक्ष से लड़का पक्ष के आदमी मांग रहे हैं दहेज कि आप 5 लाख रुपया दीजिएगा तभी ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है भैया। डिमांड के जिसका जैसा हैसियत है, मान लीजिए कि वो पढ़ लिख रहा है, शादी हो रहा है, तो भैया 2-3 लाख से तक कम नहीं लगेगा। अगर वो सरकारी जॉब हो गया तो भैया 15 लाख रुपए दे दीजिए, एक बुलेट गाड़ी दे दीजिए, चाहे 4 व्हीलर दे दीजिए, ठीक है। और देखिए जो दहेज कभी घर गृहस्थी के सामान के रूप में छोटे मोटे आभूषण के रूप में दिया जाता था, मतलब छोटे मोटे मतलब ज्यादा, मतलब पहले भी दिया जाता था तो ज्यादा नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। मतलब छोटा सामान हो गया वैसे दिया जाता था, ठीक है, रूप में दिया जाता था, ठीक है। वही दहेज आज के डेट में मकान और जमीन जैसी अचल संपत्ति का रूप लेकर सामने आ गया। लड़के वाले की ओर से ऐसी संपत्तियां लड़की पक्ष मांगे जाने लगी है कि समय और आगे बढ़ा, दहेज और विभक्त से बन गया तथा लड़की पक्ष से कार जैसी चीजें भी दहेज मांगे जाने लगी है। भैया कार तो 4 व्हीलर मांगी जा रही है भैया, ठीक है। नौकरी हो गया तो आपको फिक्स है कि आपको कार मिलेगा, ठीक है। और देखिए क्या है कि ऐसा दहेज शादी के पूर्व, मतलब शादी के पहले भी और शादी के बाद भी मांगे जाने लगे हैं। अब तो क्या हो रहा है भैया कि पहले मान लीजिए कि शादी ब्याह ठीक हुआ, तो अब हुआ रहा है कि चलिए शादी के पहले जो मांगे। कुछ ऐसे तुच्छ आदमी हैं कि वो शादी करने के बाद भी दहेज की मांग कर रहे हैं, ठीक है, दहेज की मांग कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है कि जिन लड़कियों को दहेज नहीं दिया जाता है, उन लड़कियों को ससुराल में पीड़ित किए जाने लगे हैं। यानी क्या होता है कि जो लड़की को मान लीजिए उसके पिताजी दहेज गच्छे और सक्षम नहीं हुए, अगर दहेज नहीं देते हैं, तो शादी के बाद जब लड़की वो ससुराल जाती है तो वहां तो लोग क्या करते हैं कि उस लड़की के साथ क्या करते हैं कि उसके साथ मतलब बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उनके प्रति मानसिक को शारीरिक क्रूरता की जाने लगी है। यह क्रूरता आगे बढ़ती गई तथा आगे बढ़कर इस क्रूरता में अनेक मामले ऐसे मिलते हैं जहां दहेज की मांग करते हुए लड़कियों की हत्या तक कर दी जाती है। सही बात है भैया। ऐसे होता है कि देखिएगा, आप सुने होंगे कि जब वो लड़की के साथ जो हुआ, क्या हुआ कि उसके पिताजी क्या हुआ कि भैया दहेज नहीं दिए, सक्षम नहीं थे, तो क्या हुआ कि दहेज नहीं दिए, तो जब वो लड़की ससुराल गई तो कुछ नहीं रही, कुछ दिन के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है दहेज के कारण, ठीक है। अगर हत्या नहीं की जाती है तो
करी जाती है तो उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वह लड़की आत्महत्या कर लेती है। अगर मान लीजिए कि उसको ससुराल वाले हत्या नहीं किए तो अब क्या करते हैं, मान लीजिए उसको नहीं किए तो उनको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि अंत में वो क्या करती है कि आत्महत्या कर लेती है दोस्त, ठीक है ना। तो इसलिए दहेज बहुत खराब चीज है, ठीक है ना। दहेज के मतलब क्या हुआ कि आप शादी कीजिए और जो भी मतलब उसके जो घर वाले हैं यानी लड़की के पिता हैं वो अपने खुद देंगे यार, वो अपने इच्छा अनुसार और हैसियत के अनुसार देंगे। क्या होता है ना, कोई भी अगर बेटी का जो बाप होता है वो नहीं चाहता, वो उसका अपने मन में श्रद्धा होता है कि हम अपने बेटी के लिए ये दे वे दे ये दे, और उसी में आप क्या कीजिएगा, अगर बरियारी मांगिएगा, अगर जबरदस्ती मांग रहे हैं तो दोस्त ये तो बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। उसको आप प्रताड़ित करके लीजिएगा, ये कभी भी आपको रसता नहीं है, ठीक है। आप सोचते हैं कि 15 लाख रुपया ले लिए, कोई भी इतना तिलक लिया हुआ हो और सोचता हो कि इसी कर ले रहे हो, कभी नहीं भैया रसता है, ठीक है। क्या होता है कि वो अपने मन से देंगे, कितना खुशी से देंगे उतना आप रख लीजिए, काम खत्म, ठीक है। इसलिए एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि देखिए किसी को अगर अपना कमाने से धन नहीं होगा तो किसी को देने से धन नहीं होता है, ये चीजें जान लीजिए। हाँ, ये खुशी की बात है, तो खुशी की बात है तो भैया वो अपने खुद हैसियत के अनुसार देंगे जरूर। इसलिए क्या होता है, देखिए बात, जो भी पिता होते हैं ना वो सोचते हैं कि अपने बेटी के ये दे वे दे ये दे, ठीक है ना। जितने में रहते हैं ना अपने से ज्यादा में वे देते हैं, बात समझिए दोस्त। चलिए सोच विचार बदलिए, पहले लेखा मत रखिए। चलिए अब देखिए क्या हुआ कि दहेज का कानूनी अर्थ है, माने दहेज का कानून क्या है ये सब समझिएगा। भारत के कानूनों में दहेज कानूनी अर्थ सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, ठीक है। भारत के कानूनों में दहेज का कानूनी अर्थ क्या हुआ कि सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दहेज क्या होता है, ठीक है। इस अधिनियम में क्या किया गया है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, जो दोस्त दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, उसके अंतर्गत यह प्रस्तुत स्पष्ट रूप से किया गया है कि दहेज क्या होता है। तो आप समझिएगा, इस अधिनियम के परिभाषा खंड धारा 2 के अनुसार, खंड धारा 2 के अनुसार, ठीक है ना, धारा 2 के अनुसार किसी भी ऐसी मूल्यवान संपत्ति या प्रतिभूति को दहेज माना गया है जो विवाह के समय पक्षकारों द्वारा एक दूसरे को दी जाती है और विवाह के बाद भी दी जा सकती है। दहेज की परिभाषा अत्यंत विस्तृत परिभाषा है। इस परिभाषा के अंतर्गत कोई भी चल या अचल संपत्ति जिसमें मकान, जमीन, कार, आभूषण, रुपया शामिल है, ऐसे संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग जब विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से विवाह की शर्त के रूप में की जाती है तब वह दहेज माना जाता है। समझ गए? तो ये दहेज के मामले में तो बता दिया है, लेकिन ये जो है, ये जो स्पष्ट रूप से दहेज क्या होता है ये आप लोगों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत सब प्रस्तुत कर दिया गया है, मतलब लिख दिया गया है जो अभी बताएं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जरूर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह जरूरी नहीं है कि दहेज केवल लड़की वालों द्वारा ही दिया जाता है, बल्कि दहेज की परिभाषा में लड़के पक्ष वाले भी आते हैं, क्योंकि उनके मामलों में लड़की पक्ष द्वारा भी दहेज की मांग की जाती है। भैया क्या हो रहा बताया ना, आजकल मांग की जा रही है कि नहीं दहेज के, कि भैया 3 लाख दो तब तारा घर शादी हुई ना तो ना हुई, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी लड़की का विवाह किसी व्यक्ति के साथ करने के आधार पर यह शर्त तय की जाती है कि उसके नाम किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए तब इसे दहेज की मांग माना जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि शादी आप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो आपका जमीन है बेटिया पक्ष से, कि आपका अगर जो बेटी पक्ष वाले से क्या करेंगे कि जो आपका जमीन है उनसे मांग करेंगे कि मेरे लड़के के नाम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जब ये रजिस्ट्रेशन उस समय हो रहा है अगर शादी के समय, तो इसको क्या माना जाएगा भैया, दहेज की मांग माना जाएगा कि आप दहेज की मांग किए हैं, ठीक है। कोई लड़की भी विवाह की शर्त के आधार पर
कोई लड़की भी विवाह की शर्त के आधार पर किसी संपत्ति एक मिनट, किसी संपत्ति या प्रतिभूति की मांग लड़के के परिवार से नहीं कर सकती है। देखिए भैया, लड़की के भी है कि लड़की भी क्या करेगी कि लड़के पक्ष से क्या करेगी कि दहेज की मांग नहीं कर सकती है। ये जो है ये आपके दहेज कानून यानी दहेज निषेध में लिख दिया गया है, ठीक है ना। जो दहेज का कानून है वह चीजें लिखी गया है कि लड़की भी क्या कर सकती है कि भैया दहेज नहीं मांग सकती है लड़के वाले से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। लड़के के परिवारजनों को दिए जाने वाले उपहार, और समझिएगा, लड़के के परिवारजनों के दिए जाने वाले उपहार, देखिएगा दहेज की परिभाषा के अंतर्गत लड़के के परिवारजनों को दिए जाने वाले उपहार भी शामिल है। अगर लड़की पक्ष द्वारा लड़के के परिवारजनों को किसी भी प्रकार का उपहार दिया जाता है, ठीक है, अगर लड़की पक्ष द्वारा लड़के के परिवारजनों को किसी भी प्रकार का उपहार दिया जाता है, जो कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है, जैसे कोई जमीन, मकान, सोना, चांदी या फिर रुपये से भरे हुए लिफाफे, तो यह सभी दहेज की श्रेणी में आते हैं। समझ गए। अगर इन्हें दिया जा रहा है तो इन्हें भी दहेज माना जाएगा। अगर इनकी मांग की जा रही है तब दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होगा। अगर आप इसका मांग कर रहे हैं दोस्त, तो ये कौन होगा, नियम लागू होगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होगा यहाँ पर। समझ गए। ये चीजें अगर मांग रहे हैं तो कब ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होता है। अगर लड़की पक्ष वाले से अगर आप कार मांग रहे हैं, जमीन मांग रहे हैं, सोना चांदी या फिर रुपया ज्यादा मांग रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम यहाँ लागू हो जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या होंगे कि दहेज लेने की श्रेणी में आ जाएंगे। अब देखिए, लड़के के भविष्य के लिए कोई सहायता, अगर मान लीजिए कि लड़की पक्ष वाले हैं तो ज्यादा क्या करते हैं कि लड़के के भविष्य के लिए कोई सहायता करते हैं। तो चलिए इसमें हम पढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, ठीक है, कि ने अपने एक मामले में यह फैसला दिया था कि लड़के के भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई सहायता मांगना, जैसे उसकी उच्च शिक्षा या उसके व्यापार की स्थापना के लिए लड़की वालों से किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद मांगना दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। जो ये आपका उच्च न्यायालय था भारत का, तो ये फैसला दिया था कि जैसे लड़के के भविष्य के लिए क्या होता है कि मतलब लड़के पक्ष अगर आर्थिक उच्च शिक्षा के लिए या व्यापार की स्थापना के लिए किसी भी तरह का कोई आर्थिक मदद मांगते हैं तो ये दहेज के श्रेणी में नहीं आता है। समझ गए। अगर कोई लड़की पक्ष अपनी इच्छा से लड़के की भविष्य सुरक्षित करने का उद्देश्य से उसकी आर्थिक मदद कर रहा है, तब इसे दहेज मांगना नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस मामले के बाद काफी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद के प्रकरणों में भारत के उच्चतम न्यायालय को इसे स्पष्ट करना पड़ा। बाद के दहेज से संबंधित यानी सब करने के बाद, यानी जब ये फैसला दे दिया था उसके बाद की बात है, ठीक है। बाद के दहेज से संबंधित मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का एक बड़ी बेंच द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भले ही शादी के बाद या शादी के पहले लड़की वाले से लड़के के भविष्य को सुरक्षित करने के नाम पर किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद मांगी जाती है, तब उसे भी दहेज श्रेणी में ही रखा जाएगा। यानी समझे क्या हुआ, जैसे वो अपना मर्जी से दे रहा है, अगर वो संतुष्ट है, जो आपका लड़के पक्ष वाले हैं अगर संतुष्ट हैं कि नहीं भैया हम देंगे लड़के के भविष्य सुरक्षा के लिए अगर कोई मदद, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भले ही शादी के बाद या शादी के पहले लड़की वाले से लड़के के भविष्य के सुरक्षित के नाम पर किसी प्रकार के आर्थिक मदद मांगी जाती है, तब उसे दहेज श्रेणी में रखा जाएगा। अब यह स्पष्ट हो गया कि अगर लड़की वाले से किसी भी तरह के आर्थिक मदद मांगते हैं
और उस मदद को मांगने का आधार लड़के के भविष्य को बताया जाता है, तब ऐसी आर्थिक मदद मांगना भी दहेज की कोटि में आएगा। बात समझ रहे हैं? देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। जो कि ये जो फैसला दिया था कि नहीं, आप सुरक्षा जो है भविष्य के सुरक्षा के लिए दे सकते हैं, लेकिन बाद में क्या किया, इस मामले में काफी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या हुआ ना, ये जो था ना उच्च न्यायालय फैसला दे दिया था, जिसके बाद क्या हुआ ना कि क्या लोग करने लगे कि अब दहेज जो था ना दूसरा जरिया अपना लिए, यानी भविष्य के सुरक्षा के लिए। जैसे उसको प्रताड़ित किया जाता था और मांगा जाता था, तो ये जाकर फिर कोर्ट में बोल देते थे जो लड़का पक्ष के आदमी थे कि देखिए ये हम दहेज नहीं लिए हैं, हम ये बच्चे की सुरक्षा के मतलब भविष्य की सुरक्षा के लिए लिए हैं, ठीक है ना। तब इसमें इस मामले के बाद काफी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई। तो बाद के प्रकरणों में भारत उच्चतम न्यायालय को इसे स्पष्ट करना पड़ा, मैंने फिर ये स्पष्ट कर दिया कि बाद के दहेज से संबंधित मामलों में भारत को उच्चतम न्यायालय का एक बड़ी बेंच द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भले ही शादी के बाद या शादी के पहले लड़की वाले से लड़के के भविष्य को सुरक्षित करने के नाम पर किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद मांगी जाती है, तब उसे भी दहेज की श्रेणी में रखा जाएगा। अब यह स्पष्ट हो गया कि उस मदद को मांगने के आधार लड़के के भविष्य को बताया जा रहा है। और मान लीजिए कि दहेज मांग रहे हैं आप, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं भविष्य के लिए मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए कि और बेटिया पक्ष है तो भैया अगर दहेज के लिए नहीं मांग रहे हैं, उसको प्रताड़ित नहीं करे, खुशी से दे रहते हो, तो भैया सीधी सी बात है कि वो केस नहीं करेगा। केस जब नहीं करेगा, वो राजी है अगर देने के लिए, तो इसको दहेज के श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। अगर कुछ बवाल होता है, जाकर कोर्ट में केस कर देता है कि भैया हमारे क्या बोल रहे हैं कि ये दहेज के नाम पर क्या कर रहे हैं ना कि लड़के का भविष्य को बताते हुए हमसे दहेज मांग रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तब भैया आपको ये दहेज के श्रेणी में लिया जाएगा। आप पर भारतीय निषेध जो है दहेज निषेध अधिनियम 1961 वो आप पर लागू हो जाएगा। ठीक है, ये फैसला दिया था लेकिन इसको आदमी दुरुपयोग करने लगे। ठीक है, तो ऐसे में होने लगा। ठीक है, तब ऐसी आर्थिक मदद मांगना भी दहेज मांगने की कोटि में आएगा। अगर किसी लड़के की कॉलेज में फीस भरने के लिए लड़की के पिता या परिवार को मजबूर किया जा रहा है, तब भी इसे दहेज मांगना, मतलब आप मजबूर करेंगे तो भैया मजबूर कर रहे हैं, अगर उसका मन नहीं है और मजबूर कर रहे हैं कि नहीं आप देवे कीजिए, तो भैया वो दहेज के श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब भविष्य के भी होता है ना, भविष्य के नाम पर लेते हैं कि ना लड़का को काम था तो ले लिए, फिर केस जाता है आगे, तो ऐसे ही लोग बोलते हैं। तो सुन लीजिए, जब लड़की पक्ष वाले नहीं है, राजी हैं, तो भैया ये सब काम मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए, इस अनुसार अब हेडिंग देखिएगा, इस इच्छा अनुसार भी नहीं दिया जा सकता दहेज। अब इच्छा अनुसार भी नहीं दिया जाता सकता, इच्छा अनुसार भी नहीं दिया जा सकता दहेज। अब सुनिए क्यों अंत में भैया जब स्थिति हुआ वो क्या हुआ कि नियम को चेंज करते गए आदमी। पहले तो उच्च न्यायालय था जो बनाया कि नहीं आप भविष्य के लिए दे सकते, फिर उसको दुरुपयोग करने लगे आदमी। तो फिर क्या कहे कि नहीं भैया अगर आप मांग रहे हैं, अगर बेटिया पक्ष बोल दिया कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमको क्या कर रहा है कि प्रताड़ित कर लिया जा रहा है, तो भैया आप पर दहेज का कानून लागू किया जाएगा, फिर इसको सुधारे। अब देखिए क्या है कि इच्छा अनुसार भी नहीं दिया जा सकता दहेज। अब देखिए क्या नियम बना नया कि इच्छा अनुसार भी नहीं दिया जा सकता दहेज। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 किसी भी प्रकार से दहेज के लेन देन को ही प्रतिषेध करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है 1961 किसी भी प्रकार के दहेज के लेन देन को ही प्रतिषेध करता है, माने सिद्ध करता है। ठीक है, प्रूव करता है। केवल घर गृहस्थी के कुछ सामान की छूट दी गई है। दहेज उन सामान को नहीं माना जाता है जो साधारण घर गृहस्थी के समान होते हैं, परंतु यदि उनकी भी मांग लड़के पक्ष द्वारा की जाती है तब उसे भी दहेज माना जाएगा। समझ गए?
छोटा मोटा भी सामान है ना दोस्त, छोटा मोटा सामान है तो दे सकते हैं, घर गृहस्थी का, समझ रहे, जैसे बर्तन चौका फलान चिलान ये सब आप दे सकते हैं, दहेज नहीं माना जाएगा। अगर लेकिन आपको उसको मन नहीं है लड़की पक्ष वाले को देने के लिए, अगर आप जो लड़का पक्ष के आदमी उसको क्या कर रहे हैं कि दबाव दे रहे हैं कि नहीं दीजिए, तो उसको भैया भी फिर उसको दहेज श्रेणी में लिया जाएगा। अगर ऐसी वस्तु लड़की का पिता अपनी इच्छा के अनुसार देता है तब उसे दहेज नहीं माना जाता है। शादी की शर्त के आधार पर किसी भी प्रकार का रुपया पैसा लेन देन दहेज की श्रेणी में आता है और इसका लेना और देना दोनों प्रकार से अपराध माना गया है। भैया अगर ये क्या होता है कि दहेज है जो, तो इसका लेना और देना दोनों प्रकार से क्या है कि अपराध है, ठीक है। इसका किसी भी प्रकार से व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी जमीन संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना भी दहेज की मांग के अंतर्गत ही आता है। कोई भी पक्षकार एक दूसरे से शादी की शर्त के आधार पर किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाने जैसी मांग नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। जैसे लड़के वाले अगर लड़की वालों को यह कहते हैं कि उनके बेटे का विवाह उनकी बेटी के साथ किए जाने के पहले कोई जमीन उनके बेटे के नाम करनी होगी, तब इसे भी दहेज कहा जाएगा, इसे भी भैया दहेज कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कि शादी करना है, उसी समय आप क्या कर रहे हैं कि वो लड़की पक्ष से क्या हो रहा है कि जमीन को क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मान लीजिए जमीन कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, संपत्ति रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं बड़ा बड़ा, तो वो भैया क्या होगा ना कि लड़की पक्ष वाले की जो है ना, तो उसका मन भी है ना कि हम देंगे, तो उस समय भी ये क्या आएगा, दहेज के श्रेणी में माना जाएगा, समझ गए, दहेज के श्रेणी में माना जाएगा। तो यहां कौन गलत होगा, तो ये दोनों पक्ष के आदमी गलत हो जाएंगे, लड़की पक्ष के भी आदमी गलत होंगे और लड़का पक्ष का भी आदमी गलत होगा, ठीक है। तो दोनों यानी अभी क्या है कि दहेज जो है लेना और देना दोनों अपराध है, ठीक है ना। तो ये कब अपराध बनेगा, अगर मान लीजिए कि शादी के समय अब क्या करें कि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जमीन बड़े बड़े संपत्ति का, तो भैया वो घर अपराध दोनों को क्या माना जाएगा। बेशक ना मर्जी हो, लड़की पक्ष का है कि मर्जी है कि उसको देंगे हम, तब पर भी अपराध माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इच्छा अनुसार यही हुआ क्या कि जो बड़ा बड़ा चीजें हैं आप इच्छा अनुसार भी नहीं दे सकते हैं, इच्छा अनुसार भी नहीं दे सकते हैं। तो यही हेडिंग तक क्या, इच्छा अनुसार भी नहीं दिया जा सकता दहेज, ठीक है। अगर बेटिया का मन है कि हम 5 बीघा खेत दे दें, तो भैया लड़के वाले को क्या होगा कि इसमें दोनों कोई गलत हो जाएंगे, लड़के पक्ष का भी और लड़की पक्ष का भी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। दहेज के लिए दंड क्या है, अब समझिएगा। अगर दहेज के लिए दंड क्या है, दहेज के लिए दंड क्या है, तो विवाह में किसी भी प्रकार के दहेज का लेन देन प्रतिषेध है। इस लेन देन के साथ ही दहेज की मांग करना भी कानूनी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की मांग करता है तो उस व्यक्ति पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी, ठीक है। अगर आप दहेज मांगते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दहेज लेन देन दहेज की मांग करने पर 5 वर्षों तक करवास है। 5 वर्षों तक क्या होगा कि आपको करवास होगा, ठीक है, और 5,000 का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। 5,000 का क्या होगा कि जुर्माना हो सकता है। यह सजा की अधिकतम अवधि है, मतलब ये क्या है कि 5 वर्षों तक करवास और 5,000 जुर्माना, ये आपका क्या है कि आपकी सजा है। लेकिन ये सबसे अधिकतम अवधि है सजा के, मतलब इससे ज्यादा आपको सजा नहीं मिल सकता। अब देखिएगा, दहेज के प्रकरण किसी भी स्तर पर बनाए जा सकते हैं। आप समझिएगा, दहेज के प्रकरण किसी भी स्तर पर बनाए जा सकते हैं। यह किसी विवाह के होने से पहले
किसी विवाह के होने पर या किसी विवाह के होने के बाद किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि दहेज किसी भी स्तर पर मांगा जा सकता है। शादी करने हेतु दहेज की शर्त रखी जा सकती है, शादी वाले दिन भी दहेज की शर्त रखी जा सकती है, या शादी के बाद दहेज नहीं दिए जाने पर मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित किया जा सकता है। समझ गए? तो अब समझिएगा, ये मत समझिएगा दोस्त ना कि शादी हो गया अब जो मन सो करे, नहीं भैया, इसका नियम है। कौन? दहेज, जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के प्रावधान में लिखा गया है क्या कि अगर दोस्त, अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप कर रहे हैं कि जो दहेज है, तो आप मान लीजिए कि क्या होता है कि शादी से पहले भी मांगते हैं, शादी मान लीजिए कि शादी के पहले या शादी होने के दिन या शादी की बात, अगर आप इस समय पढ़ते हैं तो भैया वो दहेज के ही श्रेणी में आएगा, आप पर लागू हो जाएगा दहेज निषेध अधिनियम 1961। चलिए, दहेज हड़प लेना। दहेज हड़प लेना ये क्या है? अगर किसी स्त्री को उसके माता पिता द्वारा कुछ उपहार दिए गए हैं जो उसकी निजी गृहस्थी में सहयोगी होते हैं, ऐसे उपकरणों को यदि उसके ससुराल पक्ष के लोग हड़प लेते हैं या उस पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें लौटाते नहीं हैं, तब इस स्थिति में भारतीय दंडित संहिता की धारा 406 लागू होती है। ऐसी स्थिति में कौन सा धारा लागू होता है भैया? तो धारा 406 लागू होता है। ठीक है, जिसका संबंध आपराधिक विश्वास भंग से है, आपराधिक विश्वास भंग से है। अब समझिएगा, मान लीजिएगा कि कोई ससुराल, क्या हुआ कि कोई लड़की ससुराल में अपने जो पिता द्वारा जो गृहस्थी में सहयोग करने वाला जो सामान है वो लेकर आई और उसके ससुराल वाले ने क्या किए कि उनको हड़प लिए और उनको दे नहीं रहे हैं, तब वो केस करेगी तो क्या करेगा कि अब कोर्ट में जाएगा, तो उस आदमी पर जो हड़पा है उसको, उस पर कौन सा धारा लागू होगा भैया? धारा 406 लागू होता है। धारा 406 लागू होता है और धारा जो 406 है इसका संबंध किससे है? आपराधिक विश्वास भंग से है। यानी आप क्या किए, उसके साथ विश्वास भंग किए, आपको विश्वास पर वो दे दी लेकिन आप क्या किए कि अब दे नहीं रहे, तो उसके साथ विश्वास भंग किए, तो इसीलिए धारा 406 क्या होंगे, उस व्यक्ति पर लागू होगा जो कि वो किससे है रिलेटेड, यानी किससे संबंध है, किस अपराध से संबंध है, तो विश्वास भंग से है। आप समझिए, दहेज के लिए मृत्यु दंड, भैया दहेज के लिए मृत्यु दंड भी होता है। आप समझिएगा कब होगा मृत्यु दंड? दहेज मृत्यु के लिए दंड, आप समझिए, सॉरी, दहेज मृत्यु के लिए दंड, दहेज मृत्यु के लिए दंड। आप समझिएगा क्या होता है दहेज मृत्यु के लिए दंड। दहेज ऐसी अभिशप्त व्यवस्था बन गई कि इस व्यवस्था में लड़कियों को जीवन तक ले लिए हैं, जीवन तक ही मतलब लिए गए हैं। क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि दहेज के चलते उस लड़की को अगर जान चला जाता है तो भी उसके लिए दंड क्या है? अब समझिएगा, वो तो था साधारण कानून, 5 साल का कारावास या 5,000 जुर्माना, वो साधारण केस था। ठीक है, अगर आप दहेज मृत्यु दंड दे देते हैं उसको, लड़की को, तो अब देखिए इसके लिए क्या कानून है। दहेज ऐसी अभिशप्त व्यवस्था बन गई कि इस व्यवस्था में लड़कियों के जीवन तक ले गए हैं। वर्तमान समय में अनेक दहेज मृत्यु देखने को मिलती है। दहेज मृत्यु का उल्लेख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी उल्लेख किया गया है। साथ ही इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया। अगर किसी भी स्त्री की मौत अप्राकृतिक तौर से होती है और ऐसी मौत उसकी शादी के 7 साल के भीतर होती है, ठीक है, 7 साल के भीतर होती है, तब मृत्यु के संबंध में दहेज मृत्यु की अवधारणा की जा सकती है। आप समझिएगा क्या होता है कि दहेज मृत्यु के दहेज में आप क्या होता है कि कोई किसी लड़की को जान चला जाता है तो कब उसका क्या होगा कि दहेज के लिए आरोप आप पर लगेगा कि दहेज के लिए आप जान लिए हैं। तो सीधी सी बात समझिएगा,
अगर किसी लड़की को शादी किया कितना हो, 7 शादी हो गई है, अगर 7 साल के भीतर क्या कर रहे हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है, आप क्या किए हैं कि दहेज उससे लिए हैं या नहीं लिए हैं, या इसका संबंध है या नहीं है, समझिएगा। अगर शादी के 7 साल के भीतर अगर उस लड़की का मौत हो गया और उसके पिता जो हैं अगर केस डाल दिए हैं कि ये जो है इसकी मृत्यु की गई है, किसका मतलब आप प्राकृतिक तौर से अगर मृत्यु हो रही है तो आप प्राकृतिक मृत्यु का मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए, तो मतलब अगर आपकी जो पिता उसकी है, जो लड़की के हैं, और वो क्या करते हैं कि केस करते हैं कि ये हमको लड़की की जान दहेज के लिए हैं, तो भैया ये आपको भैया दहेज मृत्यु की अवधारणा की जा सकती है। यानी ये आपको दहेज में ही आएगा कि दहेज के चलते आप मृत्यु किए हैं। कितने साल के भीतर? अगर शादी के 7 साल के भीतर अगर ऐसा आप काम कर रहे हैं तो, ठीक है, चाहे हो जा रहा है तो, इसलिए बचे रहिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विशेष रूप से इसे अपराध बनाए हैं जाने के कारण कि महिलाओं को दहेज के लिए मानसिक रूप से ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते हैं, दिनों दिन उन्हें मानसिक पीड़ा देते रहते हैं। महिलाओं भीतर ही भीतर घुटती रहती है, ऐसी घुटन से उसकी मौत तक हो जाती है, या फिर वे आत्महत्या कर लेती है, या फिर कोई रोग लग जाता है। जैसे अनेक मामलों में देखने को मिलता है कि महिलाओं को मानसिक पीड़ा दिए जाने के कारण उन्हें टीबी जैसा भयानक रोग हो जाता है, ठीक है। टीबी जैसा क्या होता है? भयानक रोग हो जाता है। भीतर ही भीतर घुटकर यह रोग उनका जीवन खत्म कर देता है, और इसका प्रमुख कारण दहेज है। तो जब किसी स्त्री की ऐसी मौत होती है तो उसे दहेज मृत्यु माना जाता है। अगर ऐसे में किसी को हो जाती है मृत्यु, भैया रोगों से होगा तो समझ लीजिएगा, ये है नियम, ये आपका रूल है जो भारतीय जो संविधान में है, ये दहेज में भैया लिखा गया है, ठीक है। जो कि भारतीय मतलब भैया अगर आप उसको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं तो मान लीजिए कि वो, तो मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि आत्महत्या कर ले रही है, चाहे वो क्या कीजिए कि मतलब दहेज नहीं लिए हैं लेकिन उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, समझिएगा यहाँ बात क्या है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि आप प्रताड़ित कर रहे हैं उसको, मान लीजिए कि वो आत्महत्या कर ली, या उसके कारण उसको क्या हो गया कि भयानक रोग हो गया, जैसे कि टीबी उबी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया और उसका जीवन खत्म हो जाता है, तो भैया इसका अगर लड़की वाला चाहेगा तो भैया आपको क्या कर देगा, कहेगा कि दहेज के कारण किए हैं। अपराध तो अपराध होता है भैया, आप प्रताड़ित क्यों कीजिएगा, मानसिक या शारीरिक रूप से आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका दहेज मृत्यु माना जाता है, ठीक है। आप देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, यानी भारतीय दंड संहिता 304 बी, ठीक है ना, बी, दहेज मृत्यु के संबंध में आजीवन कारावास, दहेज मृत्यु के संबंध में आजीवन कारावास तक के दंड प्रावधान करती है, समझ गए। अगर ऐसी घटना भैया हो जाता है, अगर ऐसा घटना आपका हो जाता है तो जो भारतीय दंड संहिता धारा 304 बी के अंतर्गत जो आता है, जो 304 बी के अंतर्गत जो आता है, तो दहेज मृत्यु के संबंध में आपको आजीवन कारावास तक के दंड प्रावधान करती है, यानी आपका आजीवन कारावास हो जाता है, ठीक है। यदि अपराध साबित हो जाता है तो अभियुक्ति को आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। आमतौर पर न्यायालय इस प्रकरण में 10 वर्षों तक के कारावास दंड तो देती ही है। यानी इस समय में देखिए क्या हुआ कि फिर मान लीजिए कि इस लड़की को आप केस किया, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप नहीं किए हैं, अगर झूठा केस साबित हो जाता है तो कम से कम आपको 10 साल की सजा आपको तो काटनी होगी जेल में, ठीक है। अगर साबित नहीं होता है तो मान लीजिए कि इसमें अगर लड़की वाले झूठ साच बोले हैं तो सही समझ गए। अगर आप हकीकत में ये काम किए हैं तो आपका कितना दिन की सजा होगा पता है? आजीवन कारावास। जीवन भर आप क्या कीजिएगा कि जेल में रहिएगा, आजीवन कारावास।
आजीवन कारावास हो जाएगा। बात समझ गए? कम से कम 10 साल। अगर क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप काम नहीं किए हैं, तो लड़की मर गई है लेकिन काम आप नहीं किए हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कर दिए हैं हकीकत में, तो भैया जिंदगी भर जेल में। चलिए अब आते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। चलिए अब आपका यहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए इस संबंध से अगर कोई भी आपके डाउट बचा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ है दोस्त टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसे वीडियो दोस्त हम रोज अपलोड करते हैं, ठीक है। अच्छे जो भारतीय संविधान से है, जो भारतीय कानून है, क्या होता है, नॉलेज वाले वीडियो हरदम हम सब